हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के अंदर भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। और भारतीय संविधान की विशेषताओं की अगर बात करें तो हमने 14-15 विशेषता देख ली थी। और हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर 5-6 विशेषताएं और दे रखी है, जिनको हम इस लेक्चर के अंदर और इसके आगे वाले लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंदर आपके एक और टॉपिक लगता है प्रस्तावना। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रस्तावना को भी बढ़िया से देखेंगे। पहले जो विशेषता बची है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। आज जो विशेषता है वो विशेषता हम पढ़ेंगे, भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। यानी भारतीय संविधान की बात करें तो कठोरता व लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। यानी भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का क्या है? अद्भुत मिश्रण है। अब देखो कैसे कि भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में क्या है? कठोरता भी है और क्या है, कठोरता के साथ साथ लचीलापन भी है। अब कठोरता कैसे है, लचीलापन कैसे है, देखो। यानी हम बात करें तो पहली लाइन हमारी ये बन जाती है कि भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। यानी भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है, या लचीलेपन का मिश्रण है। अब देखो, अगर भारतीय संविधान में क्या करना होता है, संशोधन। कहने का मतलब सभी देशों के अंदर क्या होता है, हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है, संविधान में बदलाव की आवश्यकता होती है। परिस्थितियों के अनुसार संविधान में क्या करना पड़ता है, अनुसार संविधान में बदलाव की आवश्यकता होती है। संविधान में बदलाव की आवश्यकता होती है। यानी जो मूल संविधान बना है उस संविधान में ही आगे चलकर अगर जिस प्रकार की परिस्थितियां होती है उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग संविधान में क्या करना पड़ता है, संशोधन भी करना पड़ता है। संविधान में बदलाव की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। और भारतीय संविधान में भी ऐसा प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान कर रखा है, आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, भारतीय संविधान का 368 जो अनुच्छेद वो क्या कहता है कि संविधान में आवश्यकता अनुसार परिस्थितियों के अनुसार क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो देखें तो जैसे भारतीय संविधान की ही बात करें तो भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। परिस्थितियों के अनुसार अगर बात करें तो हमारे संविधान के अंदर क्या किया जा सकता है, बदलाव की आवश्यकता होती है। तो संविधान में बदलाव की जब आवश्यकता होती है तो बदलाव किया जा सकता है। और ऐसा उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के अंदर कर रखा है कि जैसे ही भारतीय संविधान में परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है तो संसद भारतीय संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन संशोधन करने के भी क्या होंगे, अलग अलग तरीके होंगे, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, भारतीय संविधान में कठोरता भी है, लचीलेपन का। तो कहने का मतलब जब संविधान में संशोधन होता है तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए क्या किया गया है, कठोरता बरती गई है। जबकि कुछ विषय ऐसे भी होंगे जिसमें क्या किया गया है, लचीलापन होता है। कहने का मतलब कुछ विषय ऐसे मिलेंगे आपको
जिनमें साधारण बहुमत से ही क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। जबकि कुछ विषय ऐसे होंगे जिसमें अत्यधिक क्या हुआ है, कठोरता, यानी साधारण बहुमत नहीं, वहाँ पर पूर्ण बहुमत या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की जो विधानमंडल होती है उनका भी क्या होता है, समर्थन आवश्यक होता है, जिनको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले देखते हैं कि जो कठोरता वाला जो बिंदु है हमने कहाँ से लिया है, यानी संविधान में संशोधन करने का जो तरीका है उसमें जो कठोरता वाला जो बिंदु है वो हमने कहाँ से लिया है। तो ये लिया है हमने अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के संविधान से लिया है। अगर बात करें लचीलेपन की तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, लचीलापन ब्रिटेन के संविधान से। यानी भारतीय संविधान में संशोधन करने का जो कठोरता का जो नियम है वो हमने अमेरिका से लिया है, और लचीलेपन वाला हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से लिया लचीलापन। अब देखो, भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। यानी भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से किया जाता है। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, 3 प्रकार से किया जाता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, अब जब इन 3 प्रकारों को पढ़ेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें संविधान में संशोधन करने में कठोरता बरती गई है, और कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जिसमें संशोधन करने के लिए लचीलेपन का सहारा लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम नंबर 1 पे देख लेते हैं। नंबर 1 पे बात करें तो कुछ विषयों के अंदर क्या है, कुछ विषयों में संसद में साधारण बहुमत से क्या किया जा सकता है, साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यानी संसद में अगर कोई भी प्रस्ताव आएगा तो संसद में अगर साधारण बहुमत से वो संशोधन क्या हो जाता है, पास हो जाता है, तो संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। यानी कुछ विषय में संसद में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर संशोधन का जो तरीका है वो एकदम से क्या है, लचीला है। जैसे अगर हम देखें किसी राज्यों का पुनर्गठन करना होता है, राज्यों का पुनर्गठन, जैसे संसद के सदस्यों का वेतन, संसद सदस्यों का वेतन हो, या फिर किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद की स्थापना करना या समाप्ति, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो या फिर समाप्ति हो, निर्माण व समाप्ति। कहने का मतलब ये सारे के सारे विषय संसद में साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। यानी भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला कौन सा है, यानी कुछ विषय ऐसे होंगे जिसमें संसद में अगर साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव पास हो जाता है तो संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। जैसे कोई भी विषय होता है, संसद के 2 सदन होते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो जैसे अगर बात करें संसद के 2 जो अंग होते हैं, जिसमें आपके लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो कोई भी प्रस्ताव है वो पहले लोकसभा में आ सकता है या फिर राज्यसभा में आ सकता है, लेकिन उस प्रस्ताव को दोनों सदनों में क्या करना है, साधारण बहुमत से पास करना है। और साधारण बहुमत से वह प्रस्ताव पास हो जाता है तो संविधान में आसानी से क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे राज्यों का पुनर्गठन करना होता है, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव अगर संसद में साधारण बहुमत से पास होता है तो राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। जैसे संसद के सदस्यों का वेतन है,
तो ये इसमें भी आसानी से क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। या फिर किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना हो या फिर किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति करना हो तो भी ये साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो कहने का मतलब अगर पहला जो हमने प्रकार देखा है इसमें कौन सा बिंदु लिया गया है, यानी यहाँ पर लचीलेपन वाली विशेषता ली गई है। दूसरा जब हम देखते हैं तो दूसरे में क्या होता है, दूसरे में संसद के अंदर क्या होता है, साधारण बहुमत की आवश्यकता न होकर यहाँ पर पूर्ण बहुमत की या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। यानी पहला प्रकार हमने देखा। दूसरे प्रकार की अगर बात करें तो दूसरे प्रकार में क्या होता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए क्या होता है, जिनमें संशोधन के लिए संसद में या तो पूर्ण बहुमत और या फिर उपस्थित सदस्यों के 2/3 उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने पहला प्रकार पढ़ा था उससे अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी कठोरता है। कैसे, पहले भी हमने देखा था कि कुछ ऐसे विषय थे जिसमें संशोधन के लिए क्या था, साधारण बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर संसद में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है या फिर संसद में जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब किसी विषय में जाकर क्या किया जा सकता है, संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। जैसे इसके अंदर हम बात करें तो जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना होता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो इसके लिए संसद में क्या करना पड़ता है, जो प्रस्ताव लाया जाता है वो प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास होना चाहिए या फिर 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे लोकसभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति है, उपसभापति है, इन सब को हटाने के लिए भी संसद में क्या करना पड़ता है, अगर हटाना होता है तो पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है या फिर 2/3 बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। यह है आपका दूसरा संशोधन। अब देखें तीसरे की बात करें तो तीसरे में इससे भी अधिक क्या है, कठोरता बरती गई है। कैसे, तीसरे की अगर बात करें तो देखो कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें संशोधन के लिए क्या होता है, जिनमें संशोधन के लिए क्या होता है, संशोधन के लिए संसद में पूर्ण बहुमत या उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, सदस्यों का 2/3 बहुमत के साथ साथ देखो संसद में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, या तो पूर्ण बहुमत हो या फिर उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव पास होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, आधे राज्यों की, यानी भारत के जो कुल राज्य होंगे आधे राज्यों की
विधानमंडल में भी प्रस्ताव क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। आधे राज्यों की जो विधानमंडल होती है उनमें भी प्रस्ताव पास होना चाहिए, तब जाकर संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। आधे राज्यों की विधानमंडल में प्रस्ताव पास होना चाहिए, प्रस्ताव पास होना चाहिए, तब संविधान में क्या होगा, संशोधन होगा। कहने का मतलब अगर बात करें तो कुछ विषय ऐसे भी हैं जिसमें संशोधन करने के लिए क्या होता है, पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है या फिर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडल में भी, आधे राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उनमें भी वो प्रस्ताव क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तब जाकर संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, एक विषय आपने देखा होगा, राष्ट्रपति का जैसे निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है, यही प्रक्रिया अपनाई गई है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो संविधान में संशोधन करने का जो तरीका होता है वो अत्यधिक क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता बन जाती है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने का तरीका है वो अत्यधिक कठोरता और लचीलेपन का वहाँ पर क्या है, अद्भुत मिश्रण है। और इसमें एक नाम आता है डॉक्टर हवियर के शब्दों में बात करें तो उन्होंने कहा था भी कि भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन का जो तरीका है वो अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक लचीलेपन के बीच का अद्भुत मिश्रण है। यानी उन्होंने सेम लाइन का अपनी परिभाषा में कहा है कि जो भारतीय संविधान में संशोधन का तरीका है वो अत्यधिक कठोरता व अत्यधिक लचीलेपन के बीच का अद्भुत क्या है, समन्वय है या अद्भुत मिश्रण है। ये होती है आपकी एक प्रमुख विशेषता। और यहाँ से अगर बात करें तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, सिंगल प्रश्न यहाँ से सीधा एक विशेषता से ही उठाया जा सकता है कि भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है, वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। यानी कुछ विशेषताएं आपको ऐसी पढ़ने को मिलेगी जहाँ से आपके एक सिंगल जो विशेषता है वहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है और यहाँ से प्रश्न बनता भी है। ये होती है आपकी एक विशेषता। अब देखें इसके आगे वाली विशेषता। तो आगे वाली विशेषता देखें तो आगे देखते हैं कि एक और प्रमुख विशेषता हमारे यहाँ पर संविधान में हो जाती है, न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता। अब देखो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन पीछे वाली जो विशेषता पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था। न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि अगर कार्यपालिका किसी कानून को आदेशित कर देती है, व्यवस्थापिका किसी कानून को बना देती है, अगर वह कानून क्या कर रहा है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं होता है, तो यहाँ पर आपकी जो न्यायपालिका जो होती है वो क्या कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उन कानूनों को क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। ये अधिकार किसके पास होता है, न्यायपालिका के पास होता है। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता है, इनके दोनों के बीच के रास्ते को क्या किया गया है, अपनाया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता की बीच का रास्ता अपनाया गया है, बीच का रास्ता अपनाया गया है। अब देखो भारतीय अगर शासन व्यवस्था में देखें तो सर्वोच्च कौन है, तो हम बताएंगे कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च कौन है, भारत का संविधान है। यानी सर्वोच्चता की बात करें तो भारतीय संविधान में सर्वोच्चता किसको दी गई है,
हमारे संविधान को दी गई है। भारतीय संविधान में संविधान को क्या दी गई है? सर्वोच्चता। यानी हमारे देश के अंदर अगर बात करें तो सर्वोच्च कौन है? संसद है, सरकार है, या हमारा संविधान? तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि हमारे देश के अंदर हम बात करें तो भारतीय संविधान में संविधान को ही क्या किया गया है? संविधान को सर्वोच्चता दी गई है। यानी हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। लेकिन इस संविधान की अगर व्याख्या करने की बात करें तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च संविधान है। लेकिन संविधान में भी क्या है? अगर किसी प्रकार की उनकी व्याख्या करने का अधिकार है तो संविधान में व्याख्या करने का जो अधिकार दे रखा है वो किसको दे रखा है? न्यायपालिका। कहने का मीन्स हमारी जो न्यायपालिका होती है वो क्या करती है? न्यायपालिका ही हमारी संविधान की क्या करती है? व्याख्या करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो न्यायपालिका और क्या करती है? जैसे हमने कल ही पढ़ा था कि कार्यपालिका के आदेश व व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून क्या नहीं हो? संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उसे क्या किया जा सकता है? अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून कैसे नहीं हो? संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं हो, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं होने पर न्यायपालिका क्या कर सकती है? न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। उन कानूनों या विधि को क्या कर सकती है? कानून या विधि को अवैध घोषित कर सकती है। ये पावर किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। अवैध घोषित कर सकती है, घोषित कर सकती है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता के संबंधों की बात करें तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता, इन दोनों के बीच के रास्ते को हमारे संविधान में क्या किया गया है? अपनाया गया है। भारतीय संविधान में बात करें तो सर्वोच्च कौन है? याद रखना, भारत में सबसे अधिक अगर सर्वोच्चता की बात करें तो सर्वोच्च कौन है? हमारा संविधान है। लेकिन उस संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया है। याद रखना, यहाँ से सिंगल पर्सन आपको पूछा जा सकता है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास। हमारे संविधान में सर्वोच्च कौन है, या हमारे देश की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो कौन है? हमारा संविधान ही सर्वोच्च है। इसके अलावा कार्यपालिका के जो आदेश होते हैं उनको, या फिर व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी कानून या विधि बनाई जाती है, वे कानून या विधियां अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर रही होती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा व्यवस्थापिका के बनाए गए कानूनों को या विधियों को क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। ये पावर किसके पास होता है? हमारी न्यायपालिका के पास होता है। ये होती है आपकी नेक्स्ट विशेषता। अब इसके आगे देखते हैं कि भारत हमेशा से क्या है? विश्व शांति का समर्थक रहा है। और हमारे देश की जो आदर्श है वो आदर्श ही क्या है? हमारे देश के आदर्श ही यही है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। यानी नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो वो है आपके विश्व शांति का समर्थक।
भारत हमेशा किसका समर्थक रहा है? विश्व शांति का समर्थक रहा है, विश्व शांति का समर्थक। अगर हम बात करें तो भारत हमेशा विश्व को क्या मानता है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा क्या है? परिवार है, कुटुंब है। ये हमारा प्राचीन काल से ही हमारा क्या रहा है? आदर्श रहा है। यानी भारत हमेशा किस में विश्वास करता है? विश्व शांति में विश्वास करता है। अगर बात करें हमारे नीति निर्देशक तत्वों की, तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अगर आपने अनुच्छेद 51 देखा है, अनुच्छेद 51, तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 51 में साफ साफ लिखा हुआ है क्या? भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का क्या रहा है? समर्थक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, यानी भारत हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का क्या रहा है? समर्थक रहा है, तथा विभिन्न देशों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों को स्थापित करने पर क्या करता है? बल देता है। सम्मानजनक संबंधों को स्थापित करने पर क्या करता है? बल देता है। स्थापित करने पर बल देता है। यानी अगर भारत की बात करें तो भारत ना ही तो किसी दूसरे देशों की क्या सीमा व उनके आंतरिक मामलों में क्या करता है? सीमा व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। यानी भारत दूसरे देशों की सीमा व आंतरिक मामलों में क्या नहीं करता? हस्तक्षेप नहीं करता, और ना ही दूसरे देशों के हस्तक्षेप को क्या करता है? स्वीकार। यानी ना ही तो हम किसी देश की सीमा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, और ना ही दूसरे देशों के हस्तक्षेप को क्या करेंगे? स्वीकार। दूसरे देशों के हस्तक्षेप को स्वीकार करेंगे। ये है आपकी नेक्स्ट विशेषता, यानी विश्व शांति का समर्थक। भारत प्राचीन काल से ही विश्व शांति का समर्थक रहा है। हमारे जो आदर्श रहे हैं वो वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया जैसे हमारे आदर्श रहे हैं। अगर बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद 51 के अंदर साफ साफ लिखा है कि भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में विश्वास करता है। विभिन्न देशों के बीच न्यायपूर्ण और जो सम्मानजनक संबंध है, उन संबंधों को स्थापित करने पर हम क्या करते हैं? बल देते हैं। भारत दूसरे देशों की सीमा व आंतरिक मामलों में ना ही तो हस्तक्षेप करता है, और ना ही दूसरे देशों के हस्तक्षेप को क्या करते हैं? हम स्वीकार करते हैं। तो आज हमने हमारी जो विशेषता थी उसमें आज 3 और विशेषताओं का हमने अध्ययन किया है। तो आप इनको अच्छे से देखिए और समझिए। आगे वाली जो विशेषता होगी उसको हम अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यानी अगले वाले लेक्चर में हमारी 3-4 विशेषता और बची है जिनको हम पूरा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।